हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका थर्ड चैप्टर में। हम सेकंड चैप्टर कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर है और चैप्टर का जो नाम है वो है आपका 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, तो अगर आपने ये चैप्टर कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो करके हम इसको अच्छी बात बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखने हैं। आपने सेकंड वीडियो देख ली होगी, सॉरी सेकंड चैप्टर पे। अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खैर, तो पहला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में शामिल था। देखिए, अगर आपने रोम साम्राज्य का वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें पूछा गया कि जो रोम साम्राज्य था उसमें कौन कौन से हिस्से थे। तो इस चैप्टर का नाम ही था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो देखिए, एक हो गया आपका यूरोप, एक हो जाएगा पश्चिमी एशिया और एक हो जाएगा आपका उत्तरी अफ्रीका, यानी कि 3 महाद्वीप हो गए और इन तीनों को मिलाकर के ही आपका क्या बना था, रोमन साम्राज्य बना था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जैसे कि मैंने इस मैप में दिखाया हुआ है, ये आपका रोमन साम्राज्य है जिसमें यहाँ पे एशिया आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा और यहाँ पर आपका ये यूरोप आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कि रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था। दक्षिणी सीमा जो पड़ेगी आपकी वो ये वाली पड़ेगी, जिसकी मैं ब्लैक से यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये वाली जो सीमा है यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका वो सहारा रेगिस्तान है। ओके, उसके बाद है कि रोम के प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया था, यह बात दर्शाती है। देखिए, अगर किसी सैनिक को वेतन दिया जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर एक व्यावसायिक स्वरूप, एक तरीके से कि आप सैलरी वगैरह दे रहे हो। ठीक है, तो ये होगा इसका आपका ए। उसके बाद है कि रोम के सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल जाना जाता है। देखिए, एक सम्राट था ऑगस्टस जिसका शासनकाल जो था वो शांति के लिए जाना जाता था। मैंने ए लिख रखा है, लेकिन आपको आंसर से मतलब है कि शांति के लिए, यानी कि इसके शासनकाल में ना युद्ध वगैरह बहुत कम हुए थे और गृह युद्ध वगैरह भी बहुत कम हुए थे। जो जनता थी वो खुश थी, मतलब बढ़िया, एक तरीके से हम राजा कह सकते हैं, फिर सम्राट कह सकते हैं। वो ऑगस्टस का शासनकाल में ही आता है। तो इसका जो शासनकाल था वो किसके लिए जाना था, शांति के लिए। उसके बाद गृह युद्ध का उद्देश्य है, गृह युद्ध का जो उद्देश्य होता है उसका उद्देश्य होता है सत्ता को हथियाने का। कि और जो गृह युद्ध होता है आपको पता है कि देश के भीतर ही जो सैनिक होते हैं, फिर जो सैनिक होते हैं आपस में ही युद्ध कर जाते हैं, तो उसी को हम गृह युद्ध कहते हैं। तो इसमें क्या है, सत्ता हथियाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये इसका उद्देश्य है, जो कि आपका बनेगा सी पॉइंट। ठीक है, अगला, दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी होती है। देखिए, दो तरीके के सिक्के हुआ करते थे रोमन साम्राज्य में, एक दिनारियस और एक होता था सॉलिडस। और ये जो दिनारियस था वो चांदी का सिक्का था और इसमें जो होती थी वो लगभग 4.5 ग्राम की होती थी, चांदी हुआ करती थी। ओके, ईरान के पुरोहित वर्ग ने सार्वजनिक स्नान का विरोध इस आधार पर किया। देखिए, रोमन साम्राज्य वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो रोम साम्राज्य में लोग जो थे स्विमिंग पूल में नहाया करते थे। और ये जो स्विमिंग पूल वाली प्रथा थी ईरान में भी फैली, लेकिन ईरान में इसको मना किया गया था। और इसके पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि जो जल है वो अपवित्र हो जाएगा इतने सारे लोगों के एक साथ नहाने की वजह से। तो इस वजह से उसका विरोध किया गया था। ओके, 8th क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य की घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा था। तो यहाँ पर तीनों के तीनों, यानी कि इटली में कैंपेनिया, इटली में सिसिली और मिस्र में फयूम और गैलीली। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा आपका उपरोक्त सभी का। ओके, चरवाहों द्वारा ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ स्थान बदलना कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चरवाहा था ऋतुओं के अनुसार, यानी कि ठंडी है तो गर्मी इलाके में जाएंगे, गर्मी है तो हम ठंडे इलाकों में जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऋतु प्रवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका बनेगा बी वाला, यानी कि जो उस समय के चरवाहे थे वो ऋतु के अनुसार अपनी जगह को चेंज किया करते थे, जिसको हम कहते हैं ऋतु प्रवास। खैर, रोमन साम्राज्य में जल शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था, जल शक्ति। तो यहाँ पर जो आएगा आपका आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। देखिए, अगर आप रोमन साम्राज्य का अगर आप मैप देखते हैं तो वो 3 महाद्वीपों से फैला हुआ है, मतलब कि एक तो यूरोप, एक आपका एशिया और एक आएगा आपका अफ्रीका। और उसी के बीच में आपका पड़ता है भूमध्य सागर, और उसी भूमध्य सागर में इस जल शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि रोमन साम्राज्य में सोने चांदी की खानों की खुदाई में जिस शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता तो वो थी हमारी जल शक्ति, यानी कि इसी जल शक्ति का इस्तेमाल हम करते थे किसमें, जो खाने वगैरह होती है उसकी खुदाई वगैरह में। ठीक है, दास प्रजनन का उद्देश्य। देखिए, एक समय ऐसा आया था रोमन साम्राज्य में कि जो दासों की संख्या थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। तो उस समय जो सम्राट वगैरह थे उन्होंने दासों की संख्या को बढ़ाने के लिए दास प्रजनन जो था उसको स्टार्ट किया था। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, अधिक से अधिक दास प्राप्त करना। इसमें किया क्या था, यानी कि दासों को बोला गया था कि आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा करिए ताकि वो जो बच्चे होंगे वो क्या बनेंगे, दास बनेंगे। तो इस तरीके से दास प्रजनन का जो उद्देश्य था अधिक दास प्राप्त करने का था। खैर, मिस्र में साक्षरता के बारे में बताने वाले औपचारिक दस्तावेज लिखे हुए पाए गए थे। तो ये जो औपचारिक दस्तावेज ऑफिशियल हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, तो वो किस पे लिखे जाते थे, तो वो आपके पेपाइरस पे। जो ये पौधा आपको मैं यहाँ पे ड्राइंग में दिखा रहा हूँ, ये आपका पेपाइरस है और इसी पे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी थे वो इस पे लिखे हुए पाए गए थे।
अगला, 6ठी शताब्दी में जस्टिनियन के शासनकाल में मिस्र से रोमन साम्राज्य को करों के रूप में प्राप्त होने वाली वार्षिक धनराशि कितनी थी? तो वो थी आपकी 25 लाख सॉलिडस। ये देखिए मैंने कहा था ना 2 तरीके के सिक्के थे, एक आपका दिनारियस और एक आपका सॉलिडस। तो ये हो गया आपका सॉलिडस। सॉलिडस जो था वो आपका सोने का सिक्का था, जैसे कि मैंने इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, और इससे पिछले वाली पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था दिनारियस, जो कि एक चांदी का सिक्का था। अगला, रोमन लोग निम्नलिखित देवी देवताओं की पूजा करते थे, जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, ये तीनों की करते थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका उपरोक्त सभी का। 16th क्वेश्चन, रोमन लोगों का पूज्य देवी देवता नहीं था। देखिए तो यहाँ पर मार्स, मिनर्वा तो थे ही, और इनाना जो है आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमने इनाना के बारे में पढ़ा था। इनाना कौन थी? प्रेम और युद्ध की देवी थी। तो ये तो थी मेसोपोटामिया में ना, तो रोमन लोगों में जो थे वो इनाना की पूजा नहीं करते। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए होगा। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम साम्राज्य निम्न नाम से जाना जाता था, यानी कि 7th सेंचुरी की बात है। उस समय जो हमारा रोमन साम्राज्य था वो बाइजेंटियम नाम से फेमस हुआ था, जैसे कि मैंने इस मैप में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही है। खैर, 642 ईस्वी तक पूर्वी रोमन तथा ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग निम्न जाति के आधार में आ गए। देखिए यहाँ पर जो हुआ था वो अरबों के आधार में आ गए थे, यानी कि अरबों के अंडर में आ गए थे, क्योंकि 642 में जो इस्लाम धर्म था बहुत ज़्यादा फैल गया था, इसीलिए अरबों ने बहुत जगह पे हमले वगैरह करे थे और इन राज्यों को अपने अंडर में ले लिया था। अगला है कि रोम का वह विशाल भवन जहाँ तलवारी जंगल जानवरों का मुकाबला करते थे, तो वो जो आता है आपका कोलेजियम आता है। जैसे कि इस ड्राइंग में देखा होगा आपने पहले भी, 7 अजूबों में एक अजूबा आपका ये भी है, जिसको हम कोलेजियम कहते हैं। और उसके बाद है ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म कब बना? तो वो 4th सेंचुरी में, जबकि कॉन्स्टेंटाइन का समय चला था। ठीक है, तो अगर आपकी वीडियो नहीं समझ आई है तो एक बार और वीडियो देख ले, ये सारे क्वेश्चन हो गए। फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में।